हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म VKEDU चेंज द वे ऑफ लर्निंग पर। दोस्तों, कहते हैं कि कोई भी लक्ष्य इंसान से बड़ा नहीं होता और हारा वही जो लड़ा नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से एक नए मोटिवेशन के साथ, एक नए जोश और एक नए उत्साह के साथ में हम आपका स्वागत करते हैं। फटाफट से आप सभी लोग आज के इस सेशन को अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करेंगे और साथ ही साथ में अगर फर्स्ट टाइम आप हमारे इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे। दोस्तों, प्रतिदिन शॉर्ट ट्रिक्स के जो है शॉर्ट वीडियो हमारे इस चैनल पर अपलोड करी जाती हैं, तो आप सभी दोस्त प्रतिदिन शॉर्ट वीडियोस के माध्यम से अपने शॉर्ट ट्रिक्स के साथ में अपने अच्छे से अच्छे टॉपिक को तैयार करेंगे जो कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। ऐसे टॉपिकों का चयन करके जो है आप तक शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से वीडियोस पहुंचाई जा रही हैं, तो ज़रूर देखेंगे। दोस्तों, आज का जो मोटिवेशन कोट्स है उसे देखेंगे कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ तू है मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। चलिए दोस्तों, आज के पहले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जो है छाप देंगे। निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में आपको एक सींग वाले गैंडे के प्राकृतिक आवास मिलने की अधिक संभावना है? लद्दाख, सिक्किम, असम या फिर जम्मू कश्मीर। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों, एक सींग वाले गैंडे के प्राकृतिक आवास मिलने के अधिक संभावना किस राज्य में है? तो दोस्तों, इसका एकदम करेक्ट आंसर है असम। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है असम। दोस्तों, असम राज्य में एक सींग वाले गैंडे के मिलने की संभावना सबसे ज़्यादा है। दोस्तों, असम राज्य में कौन सा जो है नेशनल पार्क स्थित है? तो दोस्तों, असम राज्य में एक नेशनल पार्क स्थित है जिसका नाम है काजीरंगा नेशनल पार्क। दोस्तों, काजीरंगा नेशनल पार्क की अगर बात की जाएगी तो दोस्तों काजीरंगा नेशनल पार्क जो है एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। और दोस्तों, असम राज्य की बात करी जाएगी तो यहाँ पर दोस्तों एक तिहाई एक सींग वाले गैंडे संपूर्ण देश के कहाँ पाए जाते हैं? एक तिहाई एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। एक तिहाई एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। भारत के संपूर्ण भारत के एक तिहाई से एक सींग वाले गैंडे कहाँ पर पाए जाते हैं? असम में पाए जाते हैं। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। ऑपरेशन फ्लड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। भारत के खनन उद्योग से, भारत का दुग्ध उद्योग या फिर भारत का मुर्गी पालन उद्योग या फिर भारत का कृषि उद्योग। तो सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों, ऑपरेशन फ्लड की अगर बात करी जाएगी तो ये भारत का दुग्ध उद्योग जो है इससे संबंधित है। तो भारत के दुग्ध उद्योग से संबंधित है ऑपरेशन फ्लड योजना। तो दोस्तों, ऑपरेशन फ्लड योजना जो है किसकी गतिविधि को बढ़ाने के लिए इसको स्टार्ट किया गया दोस्तों? तो दोस्तों, ऑपरेशन फ्लड जो है श्वेत क्रांति की दोस्तों गतिविधि को बढ़ाने के लिए किया गया। श्वेत क्रांति की गतिविधि को बढ़ाने के लिए ऑपरेशन फ्लड को स्टार्ट किया गया। और ऑपरेशन फ्लड को किसके द्वारा स्टार्ट किया गया? तो दोस्तों, इसे राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के द्वारा स्टार्ट किया गया। किसके द्वारा? राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के द्वारा इसे दोस्तों स्टार्ट किया गया। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया। इसके अंतर्गत दोस्तों पशुपालन के नए तरीकों को अपनाया गया। साथ ही साथ में पशुओं के भोजन सामग्री में उन्नत पदार्थों का मिश्रण किया गया दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। आप लोग फटाफट से लाइक करेंगे और साथ ही साथ में शेयर करेंगे। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश, पश्चिम चंपारण बिहार या फिर चंद्रपुर महाराष्ट्र या फिर रणथंभौर राजस्थान। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की अगर बात करी जाएगी दोस्तों तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व दोस्तों कहाँ पर स्थित है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की अगर बात की जाएगी दोस्तों तो यह पश्चिमी चंपारण बिहार में स्थित है। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की बात करी जाएगी तो बा से होता है बिहार, याद कर लो। बा से होता है बिहार और बा से होता है बिहार और बा से होता है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। क्या होता है? बा से ही होता है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। तो इस तरीके से याद कर सकेंगे। और साथ ही साथ में यह बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है, तो इसलिए याद भी आपको हो जाएगा। बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व
बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो दोस्तों बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व कौन सा है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। यहाँ पर दोस्तों जंगली जानवर जो है इसमें टाइगर, भालू, तेंदुआ, जंगली कुत्ता, हाथी और हिरन इत्यादि प्रजातियाँ पाई जाती हैं। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। फटाफट से आप सभी लोग आज के सेशन को लाइक करेंगे और साथ ही साथ में शेयर करेंगे अपने सभी दोस्तों के साथ में। विभिन्न विद्युतीय सुरक्षा उपकरणों में से विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित विद्युतीय सुरक्षा उपकरण को क्या कहा जाता है? तो संधारित्र, फ्यूज, रच्छी रिले या फिर वृद्धि रक्षक। तो दोस्तों अगर बात करी जाएगी विभिन्न विद्युतीय सुरक्षा उपकरणों में से विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर आधारित विद्युतीय सुरक्षा उपकरण को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसे फ्यूज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ्यूज कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। दोस्तों प्रतिदिन आप सभी लोग जो है शार्ट ट्रिक्स के माध्यम से अपने जीके जीएस को और भी मजबूत कर सकते हैं और प्रतिदिन 5 शॉर्ट वीडियो हमारे इस चैनल पर अपलोड करी जा रही हैं। तो आप सभी दोस्त जो है शॉर्ट ट्रिक्स की वीडियोस को ज़रूर देखेंगे, जिसके माध्यम से आप जीके जीएस को बहुत ही आसानी तरीके से कवर कर सकेंगे और उन शॉर्ट ट्रिक्स को कहीं ना कहीं अपने कॉपी पर नोट कर लें। अगर आप इसकी PDF चाहते हैं या फिर इसके नोट्स चाहते हैं तो आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। एक छोटा पोर्टेबल फ्लैश मेमोरी कार्ड है जो कंप्यूटर के USB पोर्ट में लगाया जाता है तथा पोर्टेबल हार्ड ड्राइव के रूप में कार्य करता है। तो कौन कार्य करता है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। CD रोम, फ्लैश ड्राइव, DVD रोम या फिर CDRW। सही आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों एक छोटा पोर्टेबल फ्लैश मेमोरी कार्ड है जो कंप्यूटर के USB पोर्ट में लगाया जाता है तथा पोर्टेबल हार्ड ड्राइव के रूप में कार्य करता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे फटाफट से। CD रोम, फ्लैश ड्राइव, DVD रोम या फिर CDRW। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है फ्लैश ड्राइव। फ्लैश ड्राइव दोस्तों एक ऐसा छोटा पोर्टेबल फ्लैश मेमोरी कार्ड है जो कंप्यूटर में USB पोर्ट में लगाया जाता है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार, 5 बार, 7 बार या फिर 15 बार। दोस्तों महमूद गजनबी या फिर गजनी की बात करी जाएगी तो इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। तो दोस्तों महमूद गजनबी के बारे में जानते हैं दोस्तों। महमूद गजनबी, तो दोस्तों महमूद गजनबी कौन था? तो दोस्तों महमूद गजनबी कौन था? महमूद गजनबी की अगर बात करी जाएगी दोस्तों, महमूद गजनबी कौन था? तो दोस्तों महमूद गजनबी गजनी साम्राज्य का शासक था। यह एक तुर्की शासक था, ध्यान रखेंगे। यह एक तुर्की शासक था और तुर्की शासक था और गजनी वंश का शासक था। किस वंश का शासक था? गजनी वंश का शासक था। अगर बात की जाएगी महमूद गजनबी, इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया और 17वीं बार इसने दोस्तों भारत के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। किस पर आक्रमण किया? सोमनाथ मंदिर पर दोस्तों आक्रमण किया। और इसके आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसके आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य दोस्तों इसका एकमात्र मकसद था कि भारत की संपत्ति को लूटना। दोस्तों भारत की संपत्ति को लूटना इसका मुख्य उद्देश्य था। दोस्तों इसने पहला जो आक्रमण कब किया था? दोस्तों पहला आक्रमण की अगर बात करी जाएगी दोस्तों, सभी दोस्त देखेंगे दोस्तों, अगर पहले आक्रमण की बात करी जाएगी दोस्तों तो पहला आक्रमण कब किया था? दोस्तों महमूद गजनबी ने अपना पहला आक्रमण जो है 1000 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1000 ईस्वी में। और अपना जो है अंतिम आक्रमण जो है 1025 ईस्वी में किया था और इसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है प्रतिवर्ष 29 अगस्त को किसकी जयंती राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाई जाती है? तो प्रतिवर्ष 29 अगस्त को किसकी जयंती राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाई जाती है? तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है मेजर ध्यानचंद। दोस्तों मेजर ध्यानचंद के जयंती जो है
खेल दिवस के रूप में मनाई जाती है। अगर बात की जाएगी ध्यानचंद की, तो इन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है दोस्तों? तो हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। दोस्तों मेजर ध्यानचंद की अगर बात करी जाएगी तो इन्होंने 1932 एवं 1936 के ओलंपिक में स्वर्ण पदक दिलाया था। 1932 और 1936 के ओलंपिक में दोस्तों इनके नेतृत्व में भारत ने कौन सा पदक जीता था दोस्तों? स्वर्ण पदक जीता था, जिसकी यादगार में दोस्तों इनकी जयंती के दिन पर प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय उपकरण उपस्कर पहचान रजिस्टर क्या है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। केंद्रीय उपकरण उपस्कर पहचान रजिस्टर क्या है? अपराधियों की अवैध गतिविधियों की पहचान करने और उसका पता लगाने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक पोर्टल, या फिर आय और कॉरपोरेट कर अनुपालन का लागू करने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक पोर्टल है, या फिर अवैध आप्रवासियों की गतिविधियों की पहचान करने और उनका पता लगाने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक पोर्टल है, या फिर मोबाइल फ़ोन को ब्लॉक करने तथा उनका पता लगाने के लिए भारत सरकार के द्वारा जो किया गया एक पोर्टल है। तो दोस्तों अगर बात करी जाएगी केंद्रीय उपकरण पहचान रजिस्टर क्या है, तो दोस्तों यह पहचान रजिस्टर कैसा पोर्टल है? मोबाइल फ़ोन को ब्लॉक करने तथा उसका पता लगाने के लिए भारत सरकार के द्वारा एक स्टार्ट किया गया पोर्टल है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। कंप्यूटर में अन्य प्रकार स्टोरेज की तुलना में पढ़ने और लिखने के लिए सबसे तेज है, तो दोस्तों कौन इसमें सबसे तेज है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। अन्य प्रकार के स्टोरेज की तुलना में पढ़ने और लिखने के लिए सबसे तेज है CD रोम, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क या फिर रैम। तो सही आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है रैम। दोस्तों रैम की अगर बात करी जाएगी रैम की, तो रैम कंप्यूटर के अन्य प्रकार के स्टोरेज की तुलना में पढ़ने लिखने में सबसे तेज होता है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 250। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे 250। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। 250 संख्या होती हैं, जिसमें 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये सदस्य जो होते हैं देश में साहित्य, विज्ञान, कला, समाज तथा खेल इत्यादि विषयों में अपना अमूल्य योगदान देने वाले व्यक्ति को चुना जाता है। अगर बात करी जाएगी दोस्तों राज्यसभा को, तो राज्यसभा को दोस्तों किस सदन के नाम से जानते हैं? दोस्तों इसे उच्च सदन के नाम से जानते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों राज्यसभा दोस्तों कैसा सदन है दोस्तों? तो दोस्तों राज्यसभा की अगर बात करी जाएगी तो राज्यसभा आपका एक अप्रत्यक्ष सदन है। कैसा सदन है? अप्रत्यक्ष सदन है। ध्यान रखेंगे अप्रत्यक्ष सदन है। दोस्तों यहाँ पर जो है जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। राज्यसभा में सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो दोस्तों राज्यसभा में सदस्यों के कार्यकाल की अगर बात करी जाएगी तो राज्यसभा में सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। प्रति 2 वर्ष पर 1/3 जो है 1/3 सदस्यों का चुनाव होता है। इसमें क्या होता है? प्रति 2 वर्ष पर 1/3 सदस्यों का क्या होता है? 1/3 सदस्यों का चुनाव होता है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। फटाफट से आप सभी लोग लाइक करेंगे और साथ ही साथ में शेयर करेंगे। कौन सा कथन सबसे अच्छी तरह से यह बताता है कि शिलांग में प्रतिवर्ष लगभग 200 सेंटीमीटर वर्षा क्यों होती है, जबकि चेरापूंजी जो कि इससे लगभग 30 किलोमीटर दूर है वहां पर प्रतिवर्ष 1200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है? तो इसके बीच में कौन सा कथन अच्छी तरीके से बताता है आपको बताना है। फटाफट से कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। अत्याधिक वनों की कटाई और प्रदूषण के कारण शिलांग का औसत तापमान बढ़ रहा है, या फिर चेरापूंजी खासी पहाड़ियों के किनारे पर स्थित है और शिलांग खासी पहाड़ियों की हवा बहाने की दिशा की ओर स्थित है। इस प्रकार यहाँ हवा तो बहती है किंतु वर्षा नहीं होती। या फिर चेरापूंजी खासी पहाड़ियों की हवा बहाने की दिशा में स्थित है और मानसून बंगाल की खाड़ी से प्राप्त करता है, जबकि शिलांग खासी पहाड़ियों के किनारे स्थित है। चेरापूंजी ऑप्शन डी है आपका। चेरापूंजी हिमालय से आने वाले जल वर्षा वाले बादलों में वर्षा होती है,
है, जबकि शिलांग में मानसून की मालाबार शाखा से वर्षा होती है। तो दोस्तों इसमें कौन सा कथन है जो यह प्रमाण सिद्ध करता है, ये अच्छी तरीके से बताता है कि शिलांग में प्रतिवर्ष लगभग 200 सेंटीमीटर वर्षा, जबकि 30 किलोमीटर दूर चेरापूंजी में 250 सेंटीमीटर अधिक वर्षा होती है। क्यों होती है? तो दोस्तों इसका सर्वमान्य जो है ये है, ऑप्शन सी आपका है। चेरापूंजी खासी पहाड़ियों की हवा बहाने की दिशा में स्थित है और साथ ही साथ में मानसून खाड़ी में प्राप्त करता है, जबकि शिलांग खासी पहाड़ियों के किनारे पर स्थित है। तो ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखें। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र का संबंध जो है संगीतकार पालघाट मणि अय्यर से था? तो दोस्तों पालघाट मणि अय्यर से किस वाद्य यंत्र का संबंध है? मृदंगम, बांसुरी, सितार या फिर शहनाई? तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है मृदंगम। तो मृदंगम से किसका संबंध है? पालघाट मणि अय्यर का संबंध है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे दोस्तों। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। अमेजन डेल्टा, सिंधु नदी डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा या फिर डेन्यूब डेल्टा? तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। दोस्तों गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और इसे जो है गंगा डेल्टा, दोस्तों अगर बात करी जाएगी गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा को किस नाम से जानते हैं? इसके अन्य नाम भी हैं, जान लेंगे। जैसा कि आपको एग्जाम में भी मिल सकता है, गंगा डेल्टा, या फिर इसे दोस्तों सुंदरवन डेल्टा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सुंदरवन डेल्टा। दोस्तों ये आपने ज़्यादातर पढ़ा होगा कि भारत का सबसे बड़ा या फिर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरवन डेल्टा है। और इसे बंगाल डेल्टा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बंगाल डेल्टा भी कहते हैं, बंगाल डेल्टा भी कहते हैं। दोस्तों यह भारत के किस राज्य में इसका सर्वाधिक क्षेत्र है? दोस्तों तो पश्चिम बंगाल में दोस्तों इसका सर्वाधिक क्षेत्र है। किस क्षेत्र में? पश्चिम बंगाल में इसका सर्वाधिक क्षेत्र है। और साथ ही साथ में इसका कुछ भाग जो है दोस्तों बांग्लादेश में भी पाया जाता है। किस देश में? बांग्लादेश में भी इसका कुछ भाग जो है पाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला जो प्रश्न है, गिनी गुणांक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। आय समानता को मापने के लिए, लाभ हानि को मापने के लिए, आय असमानता को मापने के लिए या फिर आय वितरण को मापने के लिए? सही आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों गिनी गुणांक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो दोस्तों गिनी गुणांक का प्रयोग जो है आय असमानता को मापने के लिए किया जाता है, गिनी गुणांक का प्रयोग। ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, ध्यान से देखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के स्वतंत्र राज्यों के निर्माण की देखरेख करने वाला अंतिम भारतीय वायसराय कौन था? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो भारत और पाकिस्तान के स्वतंत्र राज्यों के निर्माण की देखरेख करने वाला अंतिम भारतीय वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। लॉर्ड माउंटबेटन जो था भारत और पाकिस्तान के विभाजन के दौरान कौन था वायसराय? लॉर्ड माउंटबेटन। दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत को दो भागों में बांटने वाली योजना एक जो है पेश किया था, जिसका नाम था माउंटबेटन योजना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है माउंटबेटन योजना। दोस्तों माउंटबेटन योजना लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा कब पेश की गई? दोस्तों माउंटबेटन योजना दोस्तों 3 जून 1947 को पेश की गई। कब पेश की गई? 3 जून 1947 को पेश की गई। इसके तहत जो है भारत को दो भागों में डिवाइड किया गया। भारत को दो भागों में डिवाइड किया गया, एक तो आपका भारत और दूसरा आपका पाकिस्तान। एक तो आपका बन गया भारत और दूसरा हो गया पाकिस्तान। दोस्तों सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, एक तो हो गया भारत, दूसरा हो गया पाकिस्तान। और लेकिन भारत कब आज़ाद हुआ? तो दोस्तों भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद कर दिया गया। और साथ ही साथ में पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। यह पर्यावरण संरक्षण एवं लोगों को प्रकृति के महत्व को
जो है बारे में बताने के लिए, साथ ही साथ में इसके बारे में जागरूक करने के लिए मनाया जाता है दोस्तों। तो पर्यावरण का पहला सम्मेलन कब हुआ था दोस्तों? तो पर्यावरण का पहला सम्मेलन 5 जून 1972 को दोस्तों हुआ था। 5 जून 1972 को पर्यावरण का पहला सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? स्टॉकहोम में दोस्तों हुआ था। स्टॉकहोम कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों स्टॉकहोम स्वीडन में स्थित है। कहाँ पर? स्वीडन में स्थित है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, स्टॉकहोम में हुआ था पर्यावरण का पहला सम्मेलन। पहला सम्मेलन ध्यान रखेंगे, पर्यावरण का पहला सम्मेलन। और दोस्तों जिसका नारा क्या था दोस्तों? पर्यावरण का नारा था ओनली वन अर्थ। क्या था? ओनली वन अर्थ। पर्यावरण का नारा था ओनली वन अर्थ। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। फटाफट से आप सभी लोग लाइक करेंगे और साथ ही साथ में शेयर करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पार्क यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भारत का पहला मिश्रित विश्व विरासत स्थल है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर क्या होगा? सही आंसर छाप देंगे। क्या होगा? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान या फिर कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला मिश्रित विश्व विरासत स्थल है। और कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करी जाएगी तो ये किस राज्य में है दोस्तों? ये सिक्किम राज्य में है दोस्तों, सिक्किम राज्य में है। और इसका नाम कंचनजंगा चोटी के नाम पर रखा गया। अगर बात की जाएगी कंचनजंगा चोटी तो ये दोस्तों भारत की, अगर बात की जाएगी कंचनजंगा चोटी की दोस्तों, तो यह विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी का नाम है कंचनजंगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि एक मंत्री परिषद होगा जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि एक मंत्री परिषद होगा जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा? तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 74 फर्स्ट। इसके अनुसार जो है राष्ट्रपति की सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा जिसका प्रधान कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। और राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति इस मंत्री परिषद के सलाह पर कार्य का निष्पादन करेगा। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला है, अखिल भारतीय कायस्थ महासभा ने किस महिला प्रकोष्ठ ने मध्य प्रदेश के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है? अखिल भारतीय कायस्थ महासभा ने किस महिला को प्रकोष्ठ में मध्य प्रदेश अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया है? सही आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है डॉक्टर वनीता श्रीवास्तव। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किन्हें ज्योतिषी और वास्तु के क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों के चलते गोल्ड मेडल व चांदी का सिक्का देकर उन्हें सम्मानित किया गया है? दिलजीत कौर, अशोक सिंह, रामनित स्वामी या फिर गुरभेज सिंह ढिल्लो? तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है गुरभेज सिंह ढिल्लो। ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड ने हाल ही में किसके साथ समझौता किया है? नॉकनाट्स, झॉकनाट्स, क्लॉकनाट्स या फिर ब्लॉकनाट्स? तो दोस्तों टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड ने ब्लॉकनाट्स के साथ समझौता किया। ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर उदय उमेश ललित यूयू ललित को नियुक्त किया गया है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। लुसाने डायमंड लीग 2022 जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। लुसाने डायमंड लीग 2022 जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? सुमित मलिक, पीवी सिंधु, सानिया मिर्जा या फिर नीरज चोपड़ा? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों लुसाने डायमंड लीग 2022 जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। इसका एकदम करेक्ट आंसर है नीरज चोपड़ा। क्या है? नीरज चोपड़ा। दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, किस देश ने विश्व की सबसे कम प्रजनन दर अपना रिकॉर्ड फिर से तोड़ा है? दोस्तों कमेंट सेक्शन में छाप देंगे किस देश ने विश्व की सबसे कम प्रजनन दर का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है दक्षिण कोरिया। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है,
रूस की परमाणु ऊर्जा कंपनी रोसाटॉम किस देश में 2 परमाणु रिएक्टरों का निर्माण शुरू करेगी? तो रूस की परमाणु ऊर्जा कंपनी रोसाटॉम किस देश में 2 परमाणु रिएक्टरों का निर्माण शुरू करेगी? इसका सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है हंगरी, ऑप्शन डी एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्तों, आज का सेशन हमारा बस यही तक था। आप सभी लोग लास्ट तक बने रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आप सभी लोग प्रतिदिन शाम को 8 बजे एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम को बीट करने के लिए और बेस्ट स्कोर करने के लिए हमारे शाम में होने वाले 8 बजे एपिसोड से ज़रूर जुड़ें और साथ ही साथ में उसके माध्यम से अपनी बेस्ट तैयारी करें। तो दोस्तों, लास्ट में बस वही कहना चाहते हैं जो कि हर रोज़ कहते हैं कि अपनी मंजिल को भुलाकर जिया भी तो क्या जिया, अपनी मंजिल को भुलाकर जिया भी तो क्या जिया, अगर है दम तो उसे पार कर दिखा, लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी को और बोल दे उस किस्मत से, अगर है दम तो मिटा कर दिखा। थैंक यू सो मच दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।